गुड इवनिंग, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि और आज हम बात करेंगे रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण अर्थात इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़। ठीक है, जो कि हाल ही में चर्चा में भी रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूपीएससी की तैयारी के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि रुपया भारत की एक आधिकारिक मुद्रा है जो नाम मात्र जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति समानता के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, भारत के कुछ पड़ोसी देश जैसे कि भूटान, नेपाल ने भी रुपये का उपयोग कानूनी रूप से स्वीकृत किया है। और हालांकि अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार और व्यापार लेन देन में बहुत कम हिस्सेदारी के साथ भारतीय रुपया जो है वैश्विक मुद्रा बनने से अभी बहुत दूर है। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 देशों के साथ रुपये के व्यापार निपटान के लिए तंत्र स्थापित किया है। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा है। अब ये होता क्या है रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, तो ये भारतीय मुद्रा से जुड़े सीमा पर लेन देन में वृद्धि की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। आगे बात कर लेते हैं रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से रिलेटेड और कुछ टॉपिक्स के बारे में, पॉइंट्स के बारे में। तो रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण व्यापार, निवेश, रिजर्व और अन्य उद्देश्यों के लिए भारत के बाहर रुपये के उपयोग, ये यूपी नहीं रुपये के उपयोग से है, रुपये के उपयोग को स्वीकृति को बढ़ाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीयकरण की, रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की एक और हमने परिभाषा समझ ली। ठीक है, तो क्या करता है ये, भारत के बाहर रुपये के उपयोग और स्वीकृति को बढ़ाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, डिनोट करता है। चलिए आगे देखें। तो वर्तमान में अगर हम रुपये की देखें कि रुपये का स्टैंडर्ड देखें कहाँ है, तो वर्तमान में रुपया अंतर्राष्ट्रीयकरण से बहुत दूर है और वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की दैनिक औसत जो है उसकी जो हिस्सेदारी है वो लगभग 1.6% है। ठीक है, आगे बात करें, भारत में रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो रुपये में बाहरी वाणिज्यिक उधार को सक्षम बनाना। ठीक है, इस प्रकार के कुछ कदम भी उठाए गए हैं। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय निपटान के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय निपटान में हम जानेंगे, पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय निपटान में भारत का रुपया कैसे कारगर है। तो देखिए इस चीज़ को, इससे अमेरिकी डॉलर सहित अन्य मुद्राओं के विपरीत विदेशी व्यापार में भारतीय मुद्रा में, ठीक है, भारतीय मुद्रा में व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय निपटान संभव हो सकेगा। आगे देखें तो रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निवेश में अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मुद्रा बनाना है, ये इसका लक्ष्य हो जाता है। ठीक है, रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है, ये भारतीय मुद्रा से जुड़े सीमा पार लेन देन की वृद्धि में प्रक्रिया है और ये विशेष रूप से आयात निर्यात, चालू खाता लेन देन और पूंजी खाता लेन देन में व्यापार से मेल खाता है। ठीक है, क्या है, यह विशेष रूप से आयात निर्यात, चालू खाता लेन देन और पूंजी खाता लेन देन में व्यापार से मेल खाता है। ठीक है, आगे हम बात करें रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ हमें क्या क्या होंगे। हमने लक्ष्य तो जान लिया कि इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निवेश में अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मुद्रा बनाना इसका लक्ष्य हो गया। लेकिन आगे बात करें लाभ क्या है, तो वैश्विक व्यापार में वृद्धि करना। ठीक है, इसका एक लाभ हो जाता है वैश्विक व्यापार में वृद्धि करना। बाद में बात करें, आगे करें, विनिमय दर जोखिम को कम करना, अर्थात आईएनआर अर्थात हमारी जो इंडियन करेंसी का अंतर्राष्ट्रीयकरण विनिमय दर जोखिम को कम करके सीमा पार व्यापार और निवेश संचालन की लेन देन लागत को कम कर सकता है। तो इसमें कहा गया है कि विनिमय दर जोखिम को कम करेगा इस प्रकार से। आगे देखिए तो निर्यात प्रतिस्पर्धा बनाना, तो मुद्रा जोखिम कम करने से व्यापार करने की जो लागत है वो कम हो सकती है और इसलिए वैश्विक बाजार में निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में हमें मदद भी मिल सकती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया कि इसका लाभ क्या है। थर्ड देखें तो वित्तीय एकीकरण में वृद्धि। ठीक है, वित्तीय एकीकरण में वृद्धि पर बात करें तो भारतीय वित्तीय प्रणाली को वैश्विक वित्तीय प्रणाली के साथ एकीकृत करने में यह मदद कर सकता है। ठीक है, आगे देखें
तो विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता कम हो सकती है। इसके बारे में बात करें, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें तो यदि भारत के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा घरेलू मुद्रा के में संदर्भ में तय किया जाता है, अर्थात यदि हम अपने बाहर हम व्यापार करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय देशों से हम व्यापार करते हैं, यदि उसे हम अपनी घरेलू मुद्रा में तय करेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा भंडार जो हम रखते हैं उसकी आवश्यकता कम हो जाएगी और उस भंडार को हम कम भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक आपका इसका लाभ हो गया। आगे देखिए, चुनौतियां भी इसमें बहुत है, ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे तो सारे लाभ ही लाभ हैं, तो इसमें चुनौतियां भी हैं। पहला तो सबसे बड़ी चुनौती और बाधा के रूप में हम देखें तो जो सॉरी, भारत पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अनुमति नहीं देता है। इसका आपको पता होगा, चालू खाता को तो पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति है, लेकिन पूंजी खाता को पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति नहीं है। ठीक है, इसके बारे में एक ही इकोनॉमिक टर्म है, एक अर्थव्यवस्था की टर्म है जिसको आप अलग से समझ सकते हैं। पूंजी खाता परिवर्तनीयता होती क्या है। यहाँ पे हम बात करें रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की, तो उसी पे ही हम फोकस रखेंगे। आगे बात करें, रुपया व्यापार व्यवस्था को लागू करना आसान नहीं है, इसलिए प्रक्रिया जटिल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी एक चुनौती है। ठीक है, तो रुपया व्यापार व्यवस्था को लागू करना आसान नहीं है, इसलिए प्रक्रिया जटिल हो सकती है और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। बहुत अधिक विनियमन, भारत सरकार के पास रुपये में कई नियंत्रण हैं और यह नियंत्रण रुपये को वैश्विक मुद्रा के रूप में उपयोग करना मुश्किल बनाते हैं। जैसे कि एक नियंत्रण तो ये पूंजी खाता परिवर्तनीयता ही हो गया, जिसको अनुमति नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था में तो ये हो गया। बाकी हम बात करें, बड़ा व्यापार घाटा, बड़े रुपये के शेष के कारण रूस पर बोझ पड़ेगा। रूस आज भी क्या है कि रूस से जो हम लेते हैं, तेल लेते हैं, जो भी हम व्यापार करते हैं वो हम डॉलर में करते हैं। ठीक है, और उससे क्या होगा कि हमें दूसरा उसको जो रूस है उस पर बोझ पड़ेगा और उसे उपयोग या निवेश का रास्ता खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक चुनौती हो जाती है। बाकी देखिए, तो छोटा बाजार के बारे में बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाओं जितनी बड़ी नहीं है, इसलिए वैश्विक वित्तीय बाजारों में रुपये की मांग कम है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो गया। और आगे बात करें तो तरलता की कमी। ठीक है, किसकी? तरलता की कमी। तरलता की कमी की बात करें तो भारतीय रुपया कुछ अन्य मुद्राओं की तरह तरल नहीं है, इसलिए बड़ी मात्रा में रुपया खरीदना और बेचना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी चुनौतियां। आगे हम बात करें कि पड़ोसी देशों का जो अविश्वास है हमारे रुपये पर, वो भी एक नई बाधा के रूप में सामने आता है। जैसे कि क्या होता है कि रुपया आजकल, अभी तो क्या हो रहा है, पहले तो डिमांड कम थी, लेकिन अभी हाल ही में कुछ वर्षों से क्या देखने को मिला है कि रुपये का जो विमुद्रीकरण हुआ है, डिमोनेटाइजेशन हुआ है, उसने भी निकट के जो देश हैं, सीमा पड़ोसी देश हैं, उनमें जो अविश्वास की भावना पैदा कर दी है। उनको हमारी करेंसी पे विश्वास नहीं रहा है। 2016 की नोटबंदी यदि हम बात करें तो उसने भारत रुपये में विश्वास को हिला दिया, खास करके भूटान और नेपाल में, क्योंकि यहाँ पे हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा चलती थी और वहाँ पे यदि ये 500 और 1000 के नोट ही बंद हो गए थे तो इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और बहुत सारे नुकसान भी उनको झेलने को पड़े थे। आगे देखिए, तो अभी हाल ही में, अभी आपने सुना होगा 2000 के नोट भी आप 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं, तो ये भी दोबारा से एक और अविश्वास का कदम है। तो हाल ही में 2023 में 2000 के नोट को वापस लेने के कदम से भी रुपये में अविश्वास पर असर पड़ा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जो हमारे रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को होने से रोकती भी हैं, और बहुत सारी बाधाएं ही हैं। लाभ जहाँ है वहाँ पे है, लेकिन बहुत सारी बाधाएं भी हैं। यदि हम बात करें आगे के रास्ते के बारे में, तो भारत को चीन के अनुभव से सीखना चाहिए कि उसने रॉनमी भी, उसकी जो मुद्रा है, उसके अंतर्राष्ट्रीयकरण में चीन ने जो सफलता प्राप्त करी है वो दुनिया भर में उसका व्यापार को बढ़ाती है, अधिशेष करती है, सरप्लस करती है। और मुद्रा विनिमय समझौते और अपतटीय बाजार के निर्माण को भी बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो भारत को यदि अपनी रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण कराना है तो उसको इन सब चीज़ों पे
वर्क करना होगा। इस तरह से कार्य करने के लिए काफ़ी सोच विचार और योजना की आवश्यकता हो सकती है, जिससे कि अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, जिससे कि प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, कोई नुकसान ना झेलना पड़े। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था को वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जीएसटी है, 2016 का विमुद्रीकरण है, अभी ये 2023 का हो गया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़े बड़े झटके देखने को मिले हैं। तो इसी प्रकार से, जैसे कि मैंने बात की थी पूर्ण पूंजी परिवर्तनीयता का जो है, पूर्ण पूंजी पूंजी खाता पूर्ण परिवर्तनीयता की जो बात थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। यदि हम उसको अनुमति देते हैं तो वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, और यदि हम बात करें आगे और रास्ते की, क्या हम कर सकते हैं, भारत क्या कदम उठा सकता है, तो विशेष रुपये मूल्य वाले बॉन्ड बनाए हम जा सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड बना सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में रुपये के उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से विदेशी व्यापार में रुपये में निपटाने की अनुमति भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा आज की क्लास का, यानी कि जो हमारा टॉपिक था रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, जो हाल ही में चर्चा में रहा आरबीआई द्वारा, क्योंकि आरबीआई ने 18 देशों के साथ रुपये में व्यापार निपटान के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, और आप ज्वाइन करें डिलाइट आईएएस टेलीग्राम चैनल, और आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपको कोई समस्या है, कोई चीज़ें आपको दिक्कत लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को बोल सकते हैं, आपको वहीं के वहीं आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।